आपने चुप रहकर सब कुछ आजमा लिया, मैसेज बंद कर दिए, कॉल नहीं की, दूरी बना ली। आपको लगा था अब तो सामने वाला खुद समझ जाएगा, अब उसे मेरी कमी महसूस होगी। लेकिन सच ये है कि कुछ भी नहीं बदला। वो ना ज़्यादा परेशान दिखा, ना आपको ढूंढा, ना ही कोई सवाल पूछा। और यहीं पर ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था कि खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर खामोशी असर नहीं करती। कभी कभी आपकी चुप्पी सामने वाले के लिए सुकून बन जाती है। उसे लगता है चलो झंझट खत्म। और यही वो मोड़ है जहां अगर आपने गलत कदम उठा लिया तो आप उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रोकर, गिड़गिड़ाकर या बार बार समझाकर किसी को रोकना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि जब खामोशी भी बेअसर हो जाए तो असल में करना क्या चाहिए। क्योंकि उस समय न बोलना काम आता है, न समझाना, न दूरी। उस समय काम आते हैं कुछ बहुत ही ठोस, शांत और दिमागी फैसले, जो बाहर से दिखते नहीं लेकिन अंदर से सामने वाले को हिला देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 कामों की जो तब करने होते हैं जब आपकी चुप्पी भी कोई असर नहीं दिखा रही होती। ये ट्रिक्स नहीं है, ये बदला नहीं है और ये मैनिपुलेशन भी नहीं है। ये वो तरीके हैं जो आपकी कीमत वापस बनाते हैं, चाहे सामने वाला लौटे या ना लौटे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि उस मोड़ पर कैसे खड़े रहना है जहां ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यहाँ से या तो आप खुद को खोते हैं या फिर खुद को वापस पा लेते हैं। पार्ट 1, जब आपकी खामोशी को वो हल्के में लेने लगे। जब आप चुप रहते हैं और सामने वाला फिर भी नहीं बदलता, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि खामोशी हर किसी पर एक जैसा असर नहीं करती। ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि चुप रहने से सामने वाला परेशान होगा, आपको मिस करेगा या कम से कम ये सोचेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी उसके लिए राहत बन जाती है। उसे लगता है कि अब कोई सवाल नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई इमोशनल प्रेशर नहीं। और यही सबसे ख़तरनाक स्थिति होती है, क्योंकि उस समय आपकी चुप्पी को वो रिस्पेक्ट नहीं, कन्वीनियंस समझने लगता है। वो सोचता है कि अच्छा है, अब ये परेशान नहीं करता, अब मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं, अब मैं अपनी मर्ज़ी से जी सकता हूँ। यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो या तो अचानक मैसेज कर देते हैं, या लंबा सा पैराग्राफ भेज देते हैं, या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे उनकी ही कीमत गिर जाती है। लेकिन अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि इस स्टेज पर क्या करना चाहिए, तो पहले ये होगा। सबसे पहला कारण ये होता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। आप हर समय मौजूद थे, हर सवाल का जवाब देते थे, हर मूड को संभालते थे, हर बात को ठीक करने की कोशिश करते थे। तो जब आपने चुप्पी ओढ़ ली तो सामने वाले को शॉक नहीं लगा। उसे लगा कि चलो थोड़ी देर का ब्रेक है। आपकी एब्सेंस उसके लिए लॉस नहीं बनी, बल्कि पॉज बन गई। और जब एब्सेंस लॉस नहीं बनती तो किसी को लौटने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यही रीज़न है कि सिर्फ चुप रहना काफ़ी नहीं होता। दूसरा बड़ा कारण ये होता है कि आपकी चुप्पी के पीछे कोई बदलाव नहीं दिखता। आप अंदर से वही हैं, वही इंतज़ार, वही उम्मीद, वही डर, बस बाहर से आप चुप हैं। लेकिन लोग शब्दों से नहीं, एनर्जी से बदलाव महसूस करते हैं। अगर आपकी चुप्पी में भी वो फील कर रहा है कि आप अब भी उसी जगह खड़े हो, तो वो ना तो डरता है, ना सोचता है, ना पलट कर देखता है, वो बस आगे बढ़ जाता है। तीसरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि हर इंसान इमोशनली मैच्योर नहीं होता। कुछ लोग दूरी को सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका नहीं, बल्कि एस्केप समझते हैं। उन्हें साइलेंस में आपकी वैल्यू नहीं दिखती, उन्हें साइलेंस में आपकी नॉन एग्जिस्टेंस दिखती है। और जब किसी को आपकी नॉन एग्जिस्टेंस कंफर्टेबल लगने लगे तो समझ लो कि अब सिर्फ चुप रहना काम नहीं करेगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। इस स्टेज पर आपको सामने वाले को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितनी बार आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो उतनी बार आप खुद को छोटा कर देते हो। यहाँ फोकस उसके रिएक्शंस पर नहीं, आपकी पोजीशनिंग पर होना चाहिए। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप नाराज़ हो, आपको ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप हर्ट हो, क्योंकि हर्ट दिखाने से सिंपैथी मिल सकती है, रिस्पेक्ट नहीं। और रिलेशनशिप में सिंपैथी कभी भी अट्रैक्शन नहीं बनती। इसलिए इस फेज में सबसे पहला काम होता है अपनी इंटरनल पोजीशन बदलना। आप खुद से ये सवाल पूछो कि अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या आप फिर भी अपने आप को चुन पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो आपकी खामोशी डर से भरी है, और डर से भरी खामोशी कभी असर नहीं करती। लेकिन अगर जवाब हाँ की तरफ जाने लगे तो आपकी एनर्जी बदलने लगती है। आपका चलना बदलता है, आपका बोलना बदलता है, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बदलती है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं।
और ये सब बिना कहे सामने वाले तक पहुंचता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वो नोटिस करेगा। सच ये है कि लोग सब कुछ नोटिस करते हैं, बस रिएक्ट तब करते हैं जब उन्हें लॉस महसूस होता है। और लॉस तब महसूस होता है जब आप जेन्युइनली मूव ऑन करने लगते हो, ना कि दिखावे में। इसीलिए अगर आपकी खामोशी अभी असर नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी सही लेवल पर नहीं पहुंचे। आप अभी भी उसके रिएक्शन से खुद को मेजर कर रहे हो, और जब तक आप किसी और के बिहेवियर से अपनी वैल्यू तय करते रहोगे तब तक आपका कोई भी कदम पूरी ताकत से काम नहीं करेगा। इस पाठ का सबसे बड़ा सच यही है कि खामोशी तभी असर करती है जब वो मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाए। जब आप चुप इसलिए नहीं कि कुछ कहने को नहीं है, बल्कि इसलिए हो क्योंकि अब आपको खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी लगने लगा है। यहीं से अगला कदम शुरू होता है, और अगले पाठ में हम बात करेंगे उस एक सटल बदलाव की जो आपकी खामोशी को अचानक वेट दे देता है, बिना एक शब्द बोले। पार्ट 2, वो सटल बदलाव जो आपकी खामोशी को वजन दे देता है। पिछले हिस्से में एक बात साफ हो चुकी है कि हर खामोशी असर नहीं करती। कई बार चुप रहना सामने वाले के लिए राहत बन जाता है, डर नहीं। अब सवाल यह है कि फिर ऐसी खामोशी कैसी हो जो बेअसर ना रहे। जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उसे करना आसान नहीं। जिस दिन आपकी खामोशी आपके अंदर के फैसले से आती है, उस दिन वो हैवी हो जाती है। अक्सर लोग बाहर से चुप होते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी वहीं खड़े रहते हैं। वही इंतज़ार, वही उम्मीद, वही डर कि अगर ये नहीं बदला तो क्या होगा, और सामने वाला ये महसूस कर लेता है। लोग शब्दों से नहीं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड से आपकी स्थिति समझते हैं। अगर आपकी खामोशी में भी डेस्परेशन छुपी है तो वो असर नहीं करेगी, लेकिन अगर आपकी खामोशी में एक साफ निर्णय छुपा है तो वो सामने वाले के लिए बेचैनी बन जाती है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। इस स्टेज पर आप कुछ नया नहीं करते, आप कुछ छोड़ते हो। आप बार बार चेक करना छोड़ते हो। आप ये देखना छोड़ते हो कि वो ऑनलाइन है या नहीं। आप ये एनालाइज करना छोड़ते हो कि उसने स्टोरी क्यों देखी या क्यों नहीं देखी। ये छोटी छोटी आदतें आपको इमोशनली टेदर्ड रखती हैं, और जब तक आप टेदर्ड हो आप फ्री नहीं हो सकते। जैसे ही आप ये हैबिट्स छोड़ते हो, आपकी एनर्जी बदलने लगती है। आपको खुद भी महसूस नहीं होता, लेकिन सामने वाले को कुछ अलग लगने लगता है। अब वो आपको अवेलेबल बट साइलेंट नहीं समझता, बल्कि इमोशनली अनरीचेबल समझने लगता है। और यही फ़र्क है। साइलेंस तब काम नहीं करती जब सामने वाला ये सोचे कि ये बस कुछ दिन की बात है। साइलेंस तब काम करती है जब सामने वाला ये फील करे कि ये अब उसी जगह पर नहीं है जहाँ मैं उसे छोड़ कर गया था। इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग खुद को साबित करने लगते हैं। अचानक जिम की फोटोज, अचानक मोटिवेशन कोट्स, अचानक बेस्ट लाइफ दिखाना, ये सब चेंज नहीं है, ये रिएक्शन है। और रिएक्शन हमेशा दूसरे इंसान के कंट्रोल में होता है। अगर आपका चेंज उसे दिखाने के लिए है तो वो आपको फिर से पढ़ लेगा, लेकिन अगर आपका चेंज आपके लिए है तो वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। यहीं पर आपकी खामोशी में एक नया एलिमेंट जुड़ जाता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या प्लान कर रहे हो, आप इमोशनली कहाँ खड़े हो। और इंसान उसी चीज़ से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अब वो अपने बिहेवियर को दोबारा एनालाइज करने लगता है। वो सोचता है कि क्या मैंने जल्दी में फैसला ले लिया, क्या मैंने इसे हल्के में लिया, क्या ये सच में आगे बढ़ गया। ये सवाल तभी आते हैं जब सामने वाले को लगे कि आप जेन्युइनली शिफ्ट हो चुके हो। और ये शिफ्ट मैसेज से नहीं आती, साइलेंस से नहीं आती, ये आती है आपके इंटरनल अलाइनमेंट से। इस फेज में आपको एक बात खुद से साफ करनी होती है, अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या आप फिर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो अभी आपकी खामोशी पूरी तरह फ्री नहीं है। लेकिन अगर जवाब धीरे धीरे हाँ की तरफ जाता है तो आप सही डायरेक्शन में हो। और यही वो पॉइंट है जहाँ सामने वाला पहली बार डिस्कम्फर्ट फील करता है, क्योंकि अब आप उसकी रिएक्शन से नहीं चल रहे। अब वो आपको एंकर नहीं कर पा रहा, अब वो आपको इमोशनल लूप में नहीं रख पा रहा, और यही उसे अंदर से हिला देता है। अब ध्यान से समझो, ये स्टेज इसलिए डेंजरस है क्योंकि यही ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब शायद कुछ कहना चाहिए, और यहीं पर पूरी प्रोसेस रीसेट हो जाती है। एक मैसेज, एक एक्सप्लेनेशन, एक इमोशनल आउटबर्स्ट, और आप फिर उसी जगह पहुंच जाते हो। इसलिए इस फेज़ में सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी।
आप एक दिन स्ट्रांग नहीं बनते, आप रोज स्ट्रांग रहते हो। आप एक दिन मूव ऑन नहीं करते, आप रोज आगे बढ़ते हो। और ये डेली बिहेवियर आपकी साइलेंस को वेट देता है। अब वो साइलेंस एम्प्टी नहीं रहती, वो फिल्ड रहती है। फिल्ड विद सेल्फ रिस्पेक्ट, फिल्ड विद डायरेक्शन, फिल्ड विद चॉइस। और यही साइलेंस सामने वाले के लिए सबसे अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकता कि ये बस गुस्से में है, ये बस अटेंशन चाहता है। अब उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आप बदल चुके हो, और चेंज हमेशा लोगों को डराता है। इस पार्ट का कोर यही है। खामोशी तब असर करती है जब वो रिएक्शन नहीं, डिसीजन बन जाए। जब आप चुप इसलिए नहीं हो कि कुछ कहने को नहीं है, बल्कि इसलिए हो क्योंकि अब आप खुद के साथ खड़े हो। अगले पार्ट में हम उस मोमेंट की बात करेंगे जहां सामने वाला आपको टेस्ट करना शुरू करता है, और वहीं से ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। पार्ट 3, जब सामने वाला आपको परखना शुरू करता है, और यहीं ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। जब आपकी खामोशी में वज़न आ जाता है, जब आपकी एनर्जी सच में बदल जाती है, तब सामने वाला चुप नहीं रहता। वो बैठकर ये नहीं सोचता कि चलो इसे जाने देता हूँ। नहीं, वो पहले परखता है, क्योंकि इंसान जिस चीज़ पर पूरी तरह से कंट्रोल खोने वाला होता है, उसे छोड़ने से पहले एक बार ज़रूर चेक करता है। और यही वो स्टेज है जहाँ ज़्यादातर लोग अपनी ही मेहनत बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि ये परख कोई साफ सवाल नहीं होती। वो सीधे ये नहीं पूछेगा कि तुम अब क्या सोचते हो, क्या तुम मुझसे दूर जा चुके हो, क्योंकि ऐसा पूछने का मतलब है अपनी इनसिक्योरिटी दिखाना। इसलिए वो इनडायरेक्ट तरीके अपनाता है। कभी अचानक एक नॉर्मल सा मैसेज, ना ज़्यादा इमोशन, ना ज़्यादा मतलब, कैसे हो, सब ठीक, याद आया तो पूछ लिया। ये मैसेज देखने में हार्मलेस लगता है, लेकिन इसका मकसद बात करना नहीं होता। इसका मकसद होता है ये देखना कि आप कितनी जल्दी रिप्लाई देते हो, कितनी गर्मजोशी दिखाते हो, कितनी ईगर एनर्जी लेकर आते हो। अगर आप यहाँ तुरंत रिप्लाई कर देते हो, लंबा मैसेज लिख देते हो, खुद ही कॉन्वर्सेशन बढ़ाने लगते हो, तो उसके दिमाग में एक ही बात बैठती है, ठीक है, ये अभी भी वही है। और यहीं पर उसका डर कम हो जाता है। दूसरा तरीका होता है पुरानी यादों को छेड़ना। वो कोई शेयर्ड मोमेंट उठाएगा, कोई अंदरूनी जोक, कोई ऐसा पल जिसमें आप दोनों इमोशनली क्लोज थे। याद है वो दिन, उस वक्त हम कितने अच्छे थे। ये तरीका बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये सीधे आपके दिल को छूता है। अगर आप यहाँ भावनाओं में बह गए, पास्ट में चले गए, या उस क्लोजनेस को फिर से जीने लगे, तो आपने अनजाने में ये बता दिया कि आप मेंटली अभी भी पीछे हो। अब तीसरा तरीका आता है विक्टिम बनने का। वो अचानक बताएगा कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, वो कितना अकेला है, उसके साथ कितना गलत हुआ है। इसका मकसद सिंपैथी पाना नहीं होता, इसका मकसद होता है आपके अंदर के केयर टेकर को जगाना। अगर आप यहाँ फिर से उसे इमोशनली संभालने लगते हो, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हो, तो आप फिर से उसकी इमोशनल सप्लाई बन जाते हो। अब चौथा तरीका होता है जेलसी पैदा करना। वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको लगे कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है। फ़ोटोज़, स्टोरीज़, मेंशंस, ये सब इसलिए नहीं कि वो खुश है, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहता है कि आप रिएक्ट करते हो या नहीं। अगर आप रिएक्ट करते हो तो उसे कन्फर्मेशन मिल जाता है कि वो अभी भी आपको अफेक्ट कर सकता है। अब ध्यान से समझो भाई, इन सारे तरीकों का एक ही मकसद होता है, ये देखना कि क्या वो अब भी आपको हिला सकता है। अगर आप हर बार इमोशन दिखाते हो तो वो वापस आने की ज़रूरत नहीं समझेगा, क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। यहीं ज़्यादातर लोग सब कुछ बिगाड़ देते हैं। उन्हें लगता है अब तो वो बात कर रहा है, अब तो इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं है, ये टेस्टिंग है। और अगर आपने इस स्टेज पर खुद को संभाल लिया तो आगे का रास्ता खुलता है। अब सवाल ये है कि सही रिस्पॉन्स क्या होता है। सही रिस्पॉन्स होता है शांत, सीमित और साफ। न कोल्ड, न इमोशनल, न ईगर। आप रिप्लाई देते हो लेकिन कॉन्वर्सेशन खींचते नहीं। आप पोलाइट रहते हो लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं दिखाते। आप पास्ट में नहीं जाते, आप प्रेजेंट में रहते हो। और यही बिहेवियर उसके दिमाग में एक नई रियलाइजेशन लाता है, ये सच में बदल गया है। और ये रियलाइजेशन बहुत भारी होती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि अगर उसे आपको वापस चाहिए तो उसे सिर्फ मैसेज नहीं, एफर्ट करना पड़ेगा। अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वो एफर्ट करेगा या फिर पीछे हट जाएगा, और दोनों ही हालात में आप जीत में रहते हो। लेकिन ध्यान रखना, इस स्टेज पर आपको कुछ प्रूव नहीं करना। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप बस स्ट्रॉन्ग रहते हो। और स्ट्रॉन्ग लोग टेस्ट में फेल नहीं होते। अब एक और बहुत ज़रूरी बात,
इस स्टेज पर आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि टेस्ट एक दिन में ख़त्म नहीं होते। वो बार बार परखेगा, कभी सॉफ्ट तरीके से, कभी हार्ड तरीके से। लेकिन जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहते हो, उतना ज़्यादा उसका ईगो टूटता है, और ईगो टूटना वापसी की पहली शर्त होती है। लेकिन अगर ईगो नहीं टूटा तो वापसी भी टिकेगी नहीं। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच यही है, हर अटेंशन को अपॉर्चुनिटी मत समझो। कभी कभी अटेंशन सिर्फ परख होती है, और जो इंसान हर परख में भावुक हो जाए वो कभी क्लैरिटी नहीं पा सकता। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस मोड़ की जहां सामने वाला अंदर ही अंदर फैसला लेने लगता है, पास आना है या हमेशा के लिए दूर जाना। पार्ट 4, जब वो अंदर ही अंदर फैसला लेने लगता है लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखाता। ये वो स्टेज है जहां ज़्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला खुलकर कुछ नहीं कह रहा तो शायद कुछ बदला ही नहीं। लेकिन असल सच्चाई ये है कि सबसे बड़े फैसले चुपचाप लिए जाते हैं। जब आपकी खामोशी अब उसे हिला चुकी होती है, जब आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है, जब वो आपको आसानी से पढ़ नहीं पा रहा होता, तब वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर लगातार सोच रहा होता है। यही लोग इम्पेशेंस दिखा देते हैं। उन्हें लगता है इतना टाइम हो गया, अब तो कुछ होना चाहिए था, और यहीं से वो फिर वही पुरानी गलती कर बैठते हैं। एक मैसेज, एक सवाल, एक इमोशनल बात। लेकिन इस स्टेज पर ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ सामने वाला आपको इग्नोर नहीं कर रहा होता, वो आपको प्रोसेस कर रहा होता है। अब समझो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस क्लियर नहीं था, हालात ऐसे थे। लेकिन हर जस्टिफिकेशन एक सवाल से टकराती है, अगर सब ठीक था तो ये अचानक इतना अलग क्यों हो गया? यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमता है। अब वो पास्ट को रीप्ले करता है। वो मोमेंट्स याद करता है जब आपने समझाया था, जब आपने इंतज़ार किया था, जब आपने खुद को छोटा किया था, और अब वो आपको बिना कुछ कहे आगे बढ़ते देख रहा होता है। ये कॉन्ट्रास्ट उसे बेचैन करता है, क्योंकि पहले आप प्रिडिक्टेबल थे, अब नहीं हो। पहले वो जानता था कि अगर वो डिस्टेंस बनाएगा तो आप एफर्ट करोगे, अब वो डिस्टेंस बनाता है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और यही चीज़ उसके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे हिला देती है। लेकिन वो ये बात खुद से भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब है ये मान लेना कि उसने आपको हल्के में लिया था, और ईगो ये मानना बहुत देर से सीखता है। इस स्टेज पर वो अक्सर एक अजीब बिहेवियर दिखाता है। कभी वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं, कोई सिग्नल नहीं। ये इसलिए नहीं कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वो देखना चाहता है कि अगर वो पूरी तरह पीछे हट जाए तो क्या आप वापस आते हो। ये एक साइलेंट टेस्ट होता है, और अगर आप यहाँ भी शांत रहते हो तो उसके अंदर का डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि आप सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, आप मूव ऑन कर रहे हो। अब एक और चीज़ होती है, वो आपको दूसरों से कंपेयर करने लगता है। वो सोचता है, क्या कोई और इसे वो दे रहा है जो मैं नहीं दे पाया? क्या ये अब किसी और के साथ ज़्यादा खुश है? ये जेलसी नहीं होती, ये इनसिक्योरिटी होती है। और इनसिक्योरिटी तभी आती है जब इंसान को लगता है कि वो रिप्लेसेबल हो सकता है। अब तक वो सोचता था कि आप उसे छोड़ नहीं पाओगे, अब वो देख रहा है कि आप छोड़ चुके हो, कम से कम इमोशनली। और ये रियलाइजेशन बहुत भारी होती है। लेकिन फिर भी वो तुरंत सामने नहीं आता, क्योंकि अब उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है। अगर वो वापस आया तो उसे क्या बदलना पड़ेगा? उसे क्लैरिटी देनी पड़ेगी, उसे कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, उसे कंसिस्टेंसी निभानी पड़ेगी। और अगर वो वापस नहीं आया तो उसे ये मानना पड़ेगा कि उसने कुछ खो दिया। इसीलिए वो डिले करता है। डिले मतलब कन्फ्यूजन नहीं, डिले मतलब डर। डर कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। डर कि अगर उसने कुछ कहा और आपने मना कर दिया तो उसका ईगो टूट जाएगा। इस स्टेज पर आपका काम बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत मुश्किल भी। आपको कुछ नहीं करना है, ना पुश ना पुल, ना संकेत ना सवाल। बस वही बने रहना है जो आप बन चुके हो, शांत, स्पष्ट, सेल्फ रिस्पेक्टिंग। क्योंकि इस पॉइंट पर आपका एक भी एक्स्ट्रा कदम पूरा बैलेंस बिगाड़ सकता है। बहुत लोग यहाँ खुद को मजबूत समझकर एक आखिरी मैसेज भेज देते हैं, बस क्लियर बता दो अब क्या चाहते हो। लेकिन ये सवाल इस स्टेज पर पूछे नहीं जाते, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब है आप अभी भी जवाब के इंतज़ार में हो, और आप यहाँ इंतज़ार से बाहर निकल चुके हो। इस स्टेज का सबसे बड़ा सच यही है, जब सामने वाला बाहर से कुछ नहीं कर रहा होता तब वो अंदर सबसे ज़्यादा सोच रहा होता है। और जो इंसान सोच रहा है वो अभी खेल में है,
लेकिन जो इंसान बोलने लगता है वो अक्सर सिर्फ कंट्रोल वापस लेना चाहता है। इसलिए पेशेंस यहाँ सबसे बड़ा हथियार है, ना इसलिए कि वो वापस आए बल्कि इसलिए कि आप खुद को पीछे न धकेल दें। अगले और आखिरी पार्ट में हम उस पॉइंट की बात करेंगे जहां अब फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जहां चाहे वो आए या ना आए आप जीत चुके होते हो। पार्ट 5, जब अब फर्क पड़ना बंद हो जाता है और यहीं से आप जीत जाते हो। ये आखिर सीरीज स्टेज सबसे अजीब होती है क्योंकि बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं बदला होता। वो शायद आया नहीं, वो शायद बोला नहीं, वो शायद अब भी उतना ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। अब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला ख्याल उसका नहीं आता। अब आप फ़ोन उठाते हो तो नोटिफिकेशन चेक करने के लिए नहीं। अब आप दिन में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, अपने काम के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। और यहीं आपको पहली बार यह एहसास होता है कि आप अब फंसे हुए नहीं हो। ये स्टेज इसलिए पावरफुल है क्योंकि यहाँ कोई ड्रामा नहीं होता, कोई विक्ट्री स्पीच नहीं होती, कोई रिवेंज नहीं होता, बस एक शांत क्लैरिटी होती है। अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्यों ऐसा था। अब आप ये एनालाइज नहीं करते कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब आपको जवाब मिल चुका होता है उसके एक्शन से। जो इंसान आपको लंबे समय तक कंफ्यूज रख सका वो कभी आपको क्लैरिटी नहीं देने वाला था। और ये बात मान लेना दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपको आज़ाद भी करता है। अब आप ये नहीं सोचते कि अगर वो बदल जाता तो, अगर मैंने थोड़ा और इंतज़ार किया होता तो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि इंतज़ार का कोई अंत नहीं था। अब अगर वो इंसान इस स्टेज पर वापस आता भी है तो कहानी पहले जैसी नहीं रहती। अब वो सेंटर में नहीं होता, अब आप होते हो। अब आप डिसाइड करते हो कि क्या आपको उस इंसान की कन्फ्यूजन अपनी शांति से ज़्यादा प्यारी है या नहीं। और ज़्यादातर बार इस सवाल का जवाब नहीं होता है। और ये नहीं गुस्से से नहीं आता, ये नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। अब आप रिलेशनशिप्स को ज़रूरत नहीं बनाते, आप रिलेशनशिप्स को चॉइस बनाते हो। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो क्लैरिटी के साथ आता है, पूरी तरह आता है। और अगर नहीं आता तो आप उसे बीच में नहीं रहने देते, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि बीच में रहना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इस स्टेज पर आप खुद को ब्लेम नहीं करते, आप ये नहीं कहते मेरे में ही कुछ कमी थी। आप समझ चुके हो कि हर डिस्कनेक्ट आपकी गलती नहीं होता। कई बार लोग आपसे नहीं खुद से भाग रहे होते हैं, और ऐसे लोग किसी के साथ भी क्लियर नहीं रह पाते। अब आपकी एनर्जी पूरी तरह बदल चुकी होती है। आप शांत हो लेकिन कमज़ोर नहीं, आप क्लियर हो लेकिन कठोर नहीं, आप खुले हो लेकिन अवेलेबल नहीं। और यही बैलेंस आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस स्टेज पर कई बार सामने वाला सच में वापस आता है, लेकिन अब उसकी वापसी आपकी जीत नहीं तय करती, क्योंकि अब आप पहले ही जीत चुके होते हो। आपने खुद को कन्फ्यूजन से बाहर निकाल लिया, आपने अपनी कीमत फिर से महसूस कर ली, और जिसने ये सीख लिया उसके लिए कोई भी रिश्ता जिंदगी और मौत का सवाल नहीं रहता। अब आप अकेले भी ठीक हो, और अगर कोई आए तो वो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने आए। यहीं पर ये पूरी जर्नी ख़त्म होती है, ना इसलिए कि वो बदल गया बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। पार्ट 6, जब आप सही जगह खड़े हो जाते हो और अब फ़र्क आना ज़रूरी नहीं रहता। ये आखिरी स्टेज सबसे अलग होती है। यहाँ कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई बेचैनी नहीं होती, बस एक शांत सी क्लैरिटी होती है। अब आप उस पॉइंट पर पहुंच चुके होते हो जहां आप ये सवाल पूछना बंद कर देते हो कि अब वो बदलेगा या नहीं, अब उसे फ़र्क पड़ेगा या नहीं, क्योंकि अब आप खुद बदल चुके होते हो। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले ये नहीं सोचते कि उसने कुछ किया या नहीं किया। आप फ़ोन उठाते हो तो चेक करने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम के लिए। ये बदलाव बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी किसी और की रिएक्शन पर नहीं चल रही। अब आप समझ चुके होते हो कि हर बार किसी के बदलने का इंतज़ार करना असल में खुद को रोकना होता है, और आपने खुद को रोकना बंद कर दिया है। इस स्टेज पर आपको ये भी साफ दिखने लगता है कि सामने वाला ऐसा क्यों था। आप उसे विलन नहीं बनाते, आप उसे देवता भी नहीं बनाते, आप बस ये मान लेते हो कि वो क्लैरिटी देने के लायक इंसान नहीं था, और ये मान लेना आपको हल्का कर देता है। अब अगर वो इंसान इस स्टेज पर कुछ करता भी है, कोई मैसेज, कोई सिग्नल, कोई कोशिश, तो आप पैनिक नहीं करते, आप एक्साइटेड भी नहीं होते, आप बस ऑब्जर्व करते हो। आप देखते हो कि उसकी बातें कंसिस्टेंट हैं या नहीं, उसकी एक्शंस मैच करते हैं या नहीं, वो क्लैरिटी दे रहा है या फिर वही पुराना कन्फ्यूजन।
और सबसे ज़रूरी बात, अब आप ये सब डर से नहीं देखते, चॉइस से देखते हो। अब आपके पास ऑप्शन होता है। पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था। पहले आप इमोशनली फंसे हुए थे। अब आप फ्री हो। इस स्टेज पर कई लोग पहली बार महसूस करते हैं कि शायद मुझे उसे वापस चाहिए ही नहीं। और ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने किसी इंसान को नहीं, खुद को वापस पा लिया है। अब आप रिलेशनशिप्स को ज़रूरत नहीं बनाते, आप रिलेशनशिप्स को क्वालिटी की तरह देखते हो। अगर कोई आए तो वो साफ आए, पूरी तरह आए। अगर नहीं आ सकता तो आप उसे बीच में नहीं रहने देते, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि बीच में रहना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इस स्टेज पर आप खुद को दोष नहीं देते। आप ये नहीं सोचते कि शायद मैं ज़्यादा था, शायद मैं कम था। आप समझ चुके होते हो कि कुछ लोग ना ज़्यादा संभाल सकते हैं ना कम, वो बस कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज लोग किसी को भी क्लियर नहीं रख पाते। अब आपकी एनर्जी बदल चुकी होती है। आप शांत हो लेकिन कमज़ोर नहीं, आप क्लियर हो लेकिन कठोर नहीं, आप खुले हो लेकिन अवेलेबल नहीं। और यही बैलेंस आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस स्टेज पर अगर वो इंसान सच में बदल कर आता है तो आप उसे पहचान लेते हो, और अगर वो नहीं बदलता तो आप बिना ड्रामा के पीछे हट जाते हो। दोनों ही हालात में आप खुद के साथ सही रहते हो, और यही जीत है। इस सीरीज का मकसद किसी को वापस लाने का प्रॉमिस नहीं था। इस सीरीज का मकसद था आपको उस जगह तक लाना जहां आप कंफ्यूजन से बाहर निकल सको, जहां आप खुद को बीच में अटकाना बंद कर दो, जहां आप ये समझ सको कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता और हर दूरी हार नहीं होती। कई बार दूरी आपको बचाने आती है, और जब आप ये समझ लेते हो तब आप सच में आगे बढ़ते हो। यहीं पर ये पूरी जर्नी खत्म होती है, ना इसलिए कि सामने वाला बदल गया, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए। और यही सबसे सही एंड है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ किसी इंसान को समझने नहीं आए थे, आप खुद को बचाने आए थे। इस पूरी वीडियो का मकसद किसी को बदलना नहीं था, मकसद था आपको उस जगह तक लाना जहाँ आप कन्फ्यूजन में जीना बंद कर दो। याद रखो, जो इंसान आपको साफ तौर पर नहीं चुनता वो आपको प्यार में नहीं, बीच में लटकाए रखता है, और बीच में लटकना किसी भी रिश्ते की सबसे खतरनाक स्थिति होती है। आप किसी को समझाकर क्लियर नहीं बना सकते, आप किसी को इंतज़ार कराकर रेडी नहीं कर सकते। जिस दिन आप ये सच मान लेते हो उसी दिन आप इमोशनली आज़ाद हो जाते हो। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आए तो साफ तौर पर आए, पूरी तरह आए, और अगर नहीं आ सकता तो आप उसे बिना गुस्से, बिना नफ़रत, बिना पछतावे के जाने देते हो। यही मैच्योरिटी है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर ये वीडियो आपके अंदर कहीं ना कहीं शांत तरीके से बैठ गई है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप ऐसी बातें चाहते हो जो दिल को बहलाए नहीं बल्कि दिमाग को मजबूत बनाए, और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाओ जो आज भी हाफ आंसर्स में खुद को खो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्लैरिटी चुनो, खुद को चुनो और शांति में रहो।